कल मैंने आपको एक मैसेज किया था जस्ट आपकी परमिशन लेने के लिए कि भाई सभी कंफर्टेबल होंगे तो 3 या लास्ट तक 4 सुनो, पहले मेरी बात सुनो। 4 बच्चों ने तो हाँ का मैसेज किया, 2 ने ना का किया, 1 ने परेशानी भेजी थी और बाकियों का कोई रिप्लाई ही नहीं आया। तो क्या ये टाइम ज़्यादा लेट हो जाता है क्या 9 बजे वाला? नो सर। यस सर। नो सर, सही थोड़ा टाइम प्रैक्टिकल सा टाइम हो जाता है। तो किस समय, वो बताओ किस समय हो जाए फिर अगर दोबारा कभी करना चाहें तो? सुबह 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 नहीं सर, रात को सही है। सुबह ठीक है। फिर सुबह मेरे पास टाइम होता है 7:30। सुबह उठने की दिक्कत होती है सर, रात को सही है। भाई देख लो यार आप लोग ही। चलो आज तो हम काइनेमेटिक्स की रिवीजन क्लास ले रहे हैं, ठीक है? अब मैं 2-3 दिन कुछ रिवीजन करवा दूं क्या इन चैप्टर्स का? यस सर। हम कैपेसिटेंस फिर दोबारा अपना नेक्स्ट वीक कर लेंगे, ठीक है? हाँ आज वेडनेसडे हुआ है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हम 4 दिन अपना रिवीजन में लगा रहे हैं, ठीक है? और हमारा जो पार्ट है रिवीजन का, जो इस टेस्ट में आपका आ रहा है, दैट इज काइनेमेटिक्स प्लस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड प्लस तीसरा पार्ट आपका आ रहा है फ्रिक्शन। तो मैं 4 दिन अब आपको यही काम करवाऊंगा और इनमें भी आपको कुछ होमवर्क दूंगा जो आप करेंगे, वो फिर हम डिस्कस भी करेंगे। या आपके पास कुछ और है पहले से तो वो आप कर सकते हो, ठीक है? अच्छा ये बताओ, अभी इस क्लास में वो बच्चे जुड़े हैं जो +1 नॉन मेडिकल बी में थे, हर्षित एंड और जो बच्चे हैं वो? हर्षित, क्या लास्ट ईयर मैंने आपको शीट सेंड की थी इनकी, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ, इस समय शुरू में, बहुत शुरू में? बाद में तो कुछ नहीं सर। चलो कोई नहीं, होंगी ना यार, कुछ शीट्स होंगी शायद, मुझे याद आता है मैथमेटिकल टूल्स के समय भी और इस तरह से। अब वो फोन पे ही थी, मैं देखता हूँ मैं जैसे भी होगा। मैं वो ग्रुप तो डिलीट कर चुका हूँ, तो वो उस ग्रुप पे भी अगर हो तो मुझे ध्यान नहीं है। कुछ शीट्स दी थी मैंने आपको। चलिए अभी सुनिए, काइनेमेटिक्स जो है आपका, इसमें देखो ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स हैं। सर्कुलर तो आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा ना आपको इस टेस्ट में? सर्कुलर नहीं आ रहा। एक पहला पार्ट आता है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा पार्ट आता है 2D मोशन बोलिए, या हम उसे प्रोजेक्टाइल के नाम से भी जान लेते हैं। जैसे हम 2D मोशन ज्यादा क्लियर वर्ड है। एंड जो तीसरा पार्ट उसमें आता है दैट इज रिलेटिव मोशन। अब अच्छे से चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने रेक्टिलिनियर मोशन से। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मतलब बताओ क्या मतलब है सिंपली रेक्टिलिनियर मोशन का? 1D स्ट्रेट लाइन मोशन। 1D मोशन, एक डायरेक्शन में जो मोशन चल रहा होगा दैट इज 1D मोशन। तो मैं आपसे यूं पूछूं, अगर मान लो ये एक XY प्लेन दिया गया है, दिस इज XY प्लेन, और इसके अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, XY प्लेन में कोई भी पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, बताओ ये 1D मोशन है कि 2D मोशन है? 2D। 2D। 1D मोशन तो है ही नहीं, क्योंकि ये कभी कहीं जा रहा है कभी कहीं जा रहा है, तो 2D मोशन है। अब इसमें सवाल आ जाए कि ऐसी पोजीशन सजेस्ट करो, यहां से स्टार्ट हुआ था ओरिजिन से, एक मैंने ये पोजीशन ली A, एक मैंने ये पोजीशन ली B, एक ये पोजीशन ली C, एक ये पोजीशन ली D और एक ये पोजीशन ली E। इन 5 में से ऐसी पोजीशन बताओ जहां पे डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड की बात मैं नहीं कर सकता हूं कभी भी। अगर XY वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर कभी भी XY प्लेन हमें दिया गया है और टाइम का जिक्र नहीं हो रहा है। एक तो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, XT ग्राफ,
टाइम हो तो बात अलग है, जब टाइम का जिक्र ही नहीं है तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का जिक्र नहीं करेंगे। तो आपसे ये पूछा गया है कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी दैट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसी पोजीशन आप इसमें आइडेंटिफाई करो जहां पे डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ई। कौन सा, दोबारा बोलो। ई। ई, बिल्कुल सही। इसका कारण क्या है सुनिए, किसी भी जगह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है पाथ के टेंजेंट। यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर होगी, यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर होगी, यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर होगी, यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर होगी और यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर कहीं जाएगी। क्या आपको पांचों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बनानी आ गई है? ठीक है। यस सर। अब एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। O to A डिस्प्लेसमेंट ये है, O to A जो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट इधर जाएगा, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो ऐसे ही जाएगी, मतलब इसी के अलोंग। ये थोड़ा सा तिरछा जाएगा और ये मुड़ती जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं है। स्ट्रेट लाइन नहीं अगर होती तो ए भी आंसर हो जाता, पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा कर्व की तरह है। अच्छा, O to B अगर आप देखोगे, O to B तो जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी इधर होगी, जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही। O to C देखते हैं तो एवरेज वेलोसिटी इधर होगी, मैग्नीट्यूड नहीं दिख रहा, हमें केवल डायरेक्शन दिख रही है। O to D देखेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट है तो इधर होगी, लेकिन O to E में चांस है कि आप यहां से ज्वाइन करें तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आगे बढ़ाएं तो वो बिल्कुल टेंजेंट ही बन रहा है। बताओ, ये डायरेक्शन मैच करना आ गया, 2D मोशन का खैर बन गया था ये सवाल। क्लियर हुआ ये? ठीक है। यस सर। अगर मान लो, अगर इसी की जगह आपको अलग से दिया होता कि एक 1D मोशन है, बिल्कुल इसकी जगह एक सिमिलर सा मैं क्वेश्चन लेता हूं, 1D मोशन है और लेकिन अब ये कोई पाथ ऑफ मोशन नहीं, आपको ग्राफ दिखाया गया है कि एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है और जो एक्सटी ग्राफ है वो अगेन ऐसा ही है, इसी तरह का है आपका एक्सटी ग्राफ। और अब आपसे पूछा है ऐसा टाइम बताओ, जैसे यही ए बी सी, बिल्कुल नीचे डी और थोड़ा इधर ये ई। अब अगर इसमें ऐसी बात पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि ऐसा टाइम बताओ जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मतलब वो पोजीशन बताओ कहां है ए बी सी डी में से, बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये कैसे, ये कैसे? अब ये सुनो, है बिल्कुल वही, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल, लेकिन उस एक्स वाई प्लेन में तो डायरेक्शन इक्वेट होगी, यहां मैग्नीट्यूड इक्वेट होगा, तो आंसर तो इसका भी क्या होगा, आंसर इसका भी क्या होगा? ए और ए ना, ए नहीं, ए स्ट्रेट लाइन नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं ये कर्व की तरह जा रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ओनली ई होगा, ये मुड़ती जा रही है नीचे। देखिए अब सुनो, जो आपका 1D मोशन होता है उसमें पोजीशन टाइम ग्राफ मैंने अपनी शुरुआत कुछ इस तरह से ली है कि कई बार बच्चा ये क्वेश्चन करके जाता है, वहां ये पूछ रखा होता है, फिर कंफ्यूज होता है क्या है क्या नहीं, तो हमने पहले 2D फिर 1D, फिर मैं आ रहा हूं कुछ बेसिक इक्वेशंस की तरफ। जो एक्सटी ग्राफ होता है आपका, एक्सटी ग्राफ, दरअसल हम पहली हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू dx बाई dt, पढ़ते हैं कि नहीं बताओ सर? हाँ, ए पे क्यों नहीं है? ए पे अभी बताता हूं क्यों नहीं है। ए पे अगर टेंजेंट डालोगे, टेंजेंट, तो टेंजेंट तो यूं पास होगी, समझ गए हो? समझ गए हो क्या ए पे टेंजेंट कैसे गई है? हाँ। तो इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो तो देगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ना कि डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर ये यूं है, यूं आपका यूं दिखा रखा है मैंने, ए ये पॉइंट है,
तो आपको यहाँ वेलोसिटी चाहिए कितनी है, तो आप यहाँ टेंजेंट डालिए, ये जो भी एंगल होगा थीटा, टेन थीटा आपकी जो है ना वो वेलोसिटी हो जाएगी, टेन थीटा आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। डायरेक्शन तो अलोंग द पाथ होगी, वो एक्स एक्सिस जहां भी है उस पे, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो यहां से निकलेगी। देखो आप यहां से स्टार्ट हुए और यहां पहुंचे, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, डेल्टा एक्स। इस दौरान ये सर समझ, हाँ मैं अब इसको पूरा कर मैग्नीट्यूड दिख रहा है मुझे, लगा डायरेक्शन है ना। ये जो लाइन बनेगी ना, ये इसकी जो स्लोप होगी टेन फाइव वो आपको देगी एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए अब यहां देखा जाए तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो ये ऐसे जा रहा है, इसकी स्लोप अलग है, इसकी स्लोप अलग है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। बी पे बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है? जीरो। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं है, एवरेज वेलोसिटी तो इस लाइन की स्लोप बनेगी, इस लाइन की स्लोप, ऐसे सी पे ऐसे डी पे। लेकिन ई पे अगर आप टेंजेंट डालते हो और ओ से ई को ज्वाइन करते हो तो दोनों लाइन सेम बन रही हैं, तो दोनों की स्लोप सेम है, तो इसलिए वहां पे ये इक्वल होगा। तो चलो मैं शुरुआत करूं फिर इक्वेशन से। मैंने एक आइडिया दिया है आपको कि कैसे ग्राफिकली ये चीजें समझनी होंगी आपको। यस ठीक है, मतलब कुछ ग्राफ होंगे जो केवल डायरेक्शन के बारे में बताएंगे, कुछ ग्राफ होंगे जो केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे। तो यहाँ हम जनरल इक्वेशन से अपनी शुरुआत करते हैं 18 मई से। देखिए कुछ जो जनरल इक्वेशंस हैं मोशन की, 1D मोशन की, वो ये कहती हैं कि अगर मान लो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, 1D मोशन हम देख रहे हैं, पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ये ओरिजिन है, किसी टी टाइम पे एक्स बराबर एक्स पे पहुंच चुका है, ये एक्स एक्सिस है, किसी टी टाइम पे वो एक्स बराबर एक्स पे पहुंच चुका है और उसकी वेलोसिटी इस वक्त v है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है, साथ ही साथ उसमें एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है a। तो अगले dt टाइम के बाद वो थोड़ा आगे होगा, t प्लस dt टाइम पे वो यहां होगा, उसकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी x प्लस dx, उसकी वेलोसिटी भी थोड़ी चेंज हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन है v प्लस dv, ये सब। तब हमारी जो दो तीन जनरल इक्वेशंस बनती हैं, पहली इक्वेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t, जो कि हमने किससे डिनोट कर रखी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t किससे डिनोट की है, v से। तो v बराबर होगा dx अपॉन dt। अगले dt टाइम में थोड़ा सा dx आगे चला है तो v बराबर होगा dx बाई dt। दूसरी इक्वेशन एक्सेलरेशन लिखना हो एट टाइम t, तो अगले dt टाइम में वेलोसिटी में चेंज dv का आ रहा है, तो a बराबर होगा dv बाई dt। अगर मैं v को यहां पुट करूं तो a हमारा हो जाया करता है d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर, ये तो खैर ऐसी इनसे बन जाती है। और चौथी एक इक्वेशन जो शायद आपने यूज की होगी, पता होगा आपको, a बराबर v dv बाई dx। बताओ ये ध्यान है, फोर्थ वन, चौथी वाली इक्वेशन। यस सर। आप dv बाई dt को dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो, एक dx को इधर कर लो, dv को उधर कर दो, dx बाई dt आपका v बन जाएगा। तो ये आपकी बनी फोर्थ वन, मल्टीप्लाई करते ही ये आपकी चौथी इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहली शुरुआत ऐसे होती है कि आपको इन जनरल इक्वेशंस का यूज आना चाहिए। एक तो वो पार्ट आएगा रेक्टिलिनियर मोशन में जहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, बहुत से सवाल वहां भी आप करते हो, वहां फिक्स इक्वेशंस हैं, याद है v इक्वल टू यू प्लस एटी ऐसी है ना, वो एक अलग कैटेगरी है, वो एक इससे आसान कैटेगरी है, इससे आसान क्या है, इसकी एक स्पेशल कैटेगरी है। लेकिन ये भी शुरुआत यहां से होती है जनरल इक्वेशन से। तो अगर इनमें कैसे पहचाने हम किस तरह की कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, भाई देखो फटाफट देखना। मान लो आपको सवाल में दिया हो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेट x इज 2t स्क्वायर, मान लो ये दिया हो,
कि किसी टी टाइम पे एक्स कितना है, और वो आपसे पूछे बताओ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ एट 3 सेकेंड, तो क्या करना होता है? पहली इक्वेशन यूज करते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन पूछे 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको वेलोसिटी दे रखी हो 4x² + 3, ये इतने मीटर पर सेकेंड एट x, तो बताओ एक्सेलरेशन आपसे पूछा है एट x = 2 मीटर, तो कैसे, कौन सी इक्वेशन यूज होगी पहले तो ये बताओ। dv/dt। इसमें कहीं टाइम है नहीं तो मैं उसका यूज कैसे करूं? v dv/dx। हाँ, अगर v एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा हो तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन पे जाना चाहिए, a = v dv/dx। तो v तो आपने एज इट इज लिखा 4x² / 3, और dv/dx करोगे तो वो आपका आ जाएगा 8x, तो ये हो गया 32x³ + 24x, और फिर x = 2 रख दो, तो एक्सेलरेशन एट x = 2 आ जाएगा, इसमें x की जगह 2 पुट करने पे। तो एक कैटेगरी जो हमारी होती है वो ये होती कि जो भी आपके डायरेक्ट इस तरह की इक्वेशंस आती है, आपको ये पहचानना होगा कि इनमें से कौन सी इक्वेशन हमें आंसर देने वाली है। और अगर डायरेक्ट आगे बढ़ना है तो डिफरेंशिएशन, उल्टा आना हो तो इंटीग्रेशन। मान लो v दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और x पूछा हो, v दे रखा हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और x पूछा हो, जैसे कि आपको यूं दिया है कि वेलोसिटी इज गिवन टू बी 2t मीटर पर सेकेंड, फाइंड पोजीशन एट t = 3 सेकेंड इफ इनिशियल पोजीशन इज x = 2 मीटर। मान लो ये है, एक बार ये करके दिखाओ आपकी 5। देखो v एज अ फंक्शन ऑफ t है और x पे जाना है, तो आप पहली इक्वेशन पे जाइए, v = dx/dt। तो हमारा जो dx आया इट इज कमिंग आउट टू बी v dt, तो dx इज कमिंग आउट टू बी v dt, v की जगह आपने रखा 2t dt, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रल dx, और इधर बनेगा t²/2, ठीक है। अब लिमिट लगाएं, इंटीग्रल dx इनिशियल मतलब t = 0, t = 0 पे x कितना था 2 मीटर, और हमसे पूछा है 3 सेकंड पे x कितना होगा, वो हमें निकालना है। 3 सेकंड पे x है, तो यहां से x - 2 = 2 से 2 गया 11 आंसर। हाँ 9, तो यहां से x आ रहा है 11 मीटर। किसी बच्चे ने यार शुरू में 5 बोला था, वो 5 कैसे आ रहा था, 11 आ रहा है। चलो कोई नहीं, ये कुछ वो वाली कैटेगरी है जहां पे जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन सीधी सीधी यूज होती हैं। इस तरह के सवाल आपने किए भी होंगे, मैंने आपको एक पूरी प्लेलिस्ट अलग से भी दे दी है पहले, उनमें से आप शुरुआती लेक्चर छाट के कोई देख सकते हो, उनमें कोई सवाल करवा रखे हो अलग अलग कैटेगरी के। अभी हम बहुत ही ज्यादा डेप्थ में तो जाने वाले नहीं है, तो एक थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते चलेंगे। आप ये बताओ जनरल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाओगे ट्राई? यस सर। ठीक है, ये तो अपनी खुद छाटना कि कौन सी मुझे इक्वेशन यूज करनी है और किसके अकॉर्डिंग, मतलब मान लो जैसे मैं एक सवाल देता हूं आपको, a particle is moving along x-axis, a particle is moving along x-axis such that a = v at every instant, जो a का मैग्नीट्यूड है वही v का मैग्नीट्यूड है at every instant। find its initial position, find its initial position, शुरू कहां से हुआ ये बताना है। या आप इसमें
यूं ऐड करो, सुनो, इनिशियल काट दो, फाइंड इट्स पोजीशन एट टाइम t, फाइंड इट्स पोजीशन एट टाइम t, अगर कोई इनिशियल पोजीशन दे रखी हो, इफ इनिशियल पोजीशन इज ओरिजिन, इफ इनिशियल पोजीशन इज ओरिजिन, ये कीजिए आप। इनिशियल वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ेगी वैसे, इसमें आप इंटीग्रेशन करोगे। एक चीज और ऐड कर लो, इनिशियल वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इंटीग्रेशन करोगे लिमिट लगानी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड। किसे रिपीट कर देना है पूरा? देखो यार, पूरा ये है, ये आपको दे रखा है, ये सवाल है फाइंड x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और एक चीज मैंने आपको दे दी है कि इनिशियल मतलब एट t इक्वल टू 0, एक तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और एक उसकी वेलोसिटी 1 है। ये चीजें दे रखी, यूनिट लगाओ ना लगाओ। t-1, क्या आंसर बताओ? t-1, x इज इक्वल टू t-1, ये आंसर है क्या आपका? हाँ। एक बार वेरीफाई करो यहां से, क्या t0 रखने पे x0 आ रहा है क्या? नहीं। तो फिर तो गलत ही है। कई बार तो जैसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऐसी कंडीशन से 2-3 ऑप्शन वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं, आप यूं रखोगे उनसे ही रिजेक्ट हो रहे हैं। देखो अब सुनो, आपको दिया है a बराबर b और मुझे जाना है टाइम तक पहुंचना है, टाइम तक पहुंचना है, x पे 2 स्टेप में आएगा। जब टाइम लेके आना है तो मैं a को रखूं dv बाई dt, यानी कि आपका बना dv बाई dt बराबर v, तभी तो टाइम इन्वॉल्व होगा। पहले मैं एक बार v तो ले आऊंगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर इंटीग्रेट करके आगे पहुंचेंगे। ये आपका बना 1 बाई v dv इज इक्वल टू dt। बताओ भी बनाइए, यहां तक आया समझ? 1 बाई वी इंटू डी बराबर डी टी, इंटीग्रेटिंग दोनों साइड आपने इंटीग्रेट किया। हाँ बताओ। dv by dt इक्वल टू v है, ये दे रखा है ना, a बराबर क्या दिया है सवाल में? हाँ ठीक है, तो मैंने तो जस्ट ये पुट किया। मेरे जो मतलब क्या स्टेप है, क्या थिंकिंग प्रोसेस है वो सोचिए कि मुझे x लाना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर मेरे पास v आ जाए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो इंटीग्रेट करके पहुंच जाऊंगा, और v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लाने के लिए a को dv बाई dt लिखना पड़ेगा। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, एक बार लिमिट लगाओ। यहाँ d के आगे t है, t बराबर, हाँ सर आपने a इक्वल टू v कैसे दे दिया? वो तो डायमेंशन ही इनकरेक्ट है भाई। पता है क्या है, मैग्नीट्यूड दिया, मैग्नीट्यूड होते हैं हमेशा कि a 4 है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो v भी उस समय 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इस तरह से। अभी तो इस तरह का कोई ऑप्शन होगा वो भी डायमेंशनली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? इसकी डायमेंशन मीटर है, इसकी डायमेंशन सेकंड है, इसकी तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। समझ रहे हो ना आप ये चीज? ठीक है, बढ़ाऊं मैं, आगे बढ़ूं? यस सर। चलो तो चलो, यस सर। लिमिट बताओ। d के आगे t लिखा है, t की लिमिट कितनी लगाई आपने?
0 से t। 0 से t, और t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी दी है? 1। और किसी t टाइम पे मुझे पता नहीं क्या वेलोसिटी है, वो मैं लाना चाह रहा हूँ। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ v। 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln v 1 से v, और dt का t 0 से t। आपने पुट की वैल्यू ln v माइनस ln 1 इज इक्वल टू t माइनस 0। अच्छा, ln 1 log 1 कितना होता है? 0। तो log v आ गया टू द बेस e इज इक्वल टू t। तो मेरे पास v आ गया। v को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? एक काम हुआ है अभी, एक काम हुआ है, इसीलिए मैंने कहा था कि वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और मैंने 1 इसलिए दी ताकि ln 1 में कोई दिक्कत ना आए, कोई फालतू का वेरिएबल ना बढ़े। चलो अब अगला काम, अब मुझे x लाना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक बार जब v आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक बार आपके पास v आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो पुट v इक्वल टू dx बाई dt। तो dx बाई dt इज इक्वल टू e रेस्ट पावर t। यहां से dx आ गया e रेस्ट पावर t dt। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, लिमिट लगाओ। t बराबर 0, 0 से t लिमिट होगी। x इनिशियल कितना है? 0। हाँ, ये 0 ही है, देखना होगा ये। और x फाइनल हमें निकालना है t टाइम पे। इंटीग्रल dx x आया, लिमिट 0 टू x, और ये तो e की पावर t होगा, पता होगा आपको? यस सर। ठीक है, तो देखो ये क्या बन रहा है। दिस इंप्लाइज x माइनस 0 दैट इज इक्वल टू e रेस्ट पावर t माइनस e रेस्ट पावर 0, और e रेस्ट पावर 0 कितना होता है? 1। तो मेरा आंसर बन रहा है x इज इक्वल टू e रेस्ट पावर t माइनस 1। अब ये भी डायमेंशनली सही नहीं है, अभी मैं आऊंगा उस चीज पे भी, एक और बात आपको बताऊंगा। अब आप ये वेरीफाई कर लो, क्या t बराबर 0 रखने पे x 0 आ रहा है? यस सर। बिल्कुल आ रहा है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैं बीच में एक और चीज पे जा रहा हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। मैंने सुना। यस सर। इसमें क्या कंडीशन होती है, कब लगती है इक्वेशन? जब a कांस्टेंट हो और n इंटीजर हो। a कांस्टेंट हो और n इंटीजर हो। तो अब आप ये बताओ, क्या डायमेंशनली सही है? इसकी डायमेंशन तो क्या है? ये सर इनकरेक्ट डायमेंशनली। तो असल में ये इक्वेशन ऐसे होती है, एस एन एथ इज इक्वल टू u इंटू 1 सेकेंड प्लस हाफ इंटू a इंटू, मैं इसको बिल्कुल सही करके दिखाता हूं आपको कैसे होता है, 2 टाइम्स n सेकेंड माइनस 1 सेकेंड और इंटू 1 सेकेंड। ये इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म तो ये होती है। अब देखो क्या डायमेंशनली सही है कि नहीं। ये मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड क्या बचा ये? मीटर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड और इंटू सेकेंड, ये भी क्या बचेगा? मीटर ही बचेगा। तो इन इक्वेशंस में ये चीजें छुपी होती हैं, 1 सेकेंड इस तरह की चीजें, तो अपने आप ये ठीक हो जाती हैं। चलो भाई बताओ, समझ आया कि नहीं आया? एक और सवाल दूं ऐसा ही, इस टाइप का। यस सर। बिल्कुल ऐसा ही लो जो डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखेगा। मान लो a बराबर v की जगह आप कर लो a बराबर x कर लो, यहां कर लो a बराबर x, ठीक है। और ये कर लो एट t इक्वल टू 0, x भी 1 है और v भी 1 है। थोड़े थोड़े मैंने बदलाव किए हैं, t इक्वल टू 0, x भी 1 है और v भी 1 है, बाकी सवाल बिल्कुल सेम। मिटा दूं मैं एक बार नीचे का, मिटा दूं ये भाई, ये बन गया मेरा सवाल। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैं नीचे वाला रब कर दूं, यहां से हटा दूं? यस सर। चलो कोई नहीं, आपको मदद लेनी है मदद लो, ये मैंने कुछ चेंज करके आपको सवाल दिया है।
अच्छा एक तो ये बताओ शुरुआत कैसे की है, कौन सी इक्वेशन यूज किया आपने? A equal to V dx by d. v आगे dv by dx. हाँ, क्योंकि इधर x है। x निकालना है ना। हाँ, x इज इक्वल टू e की पावर t। वेरीफाई कर लो अपना आंसर यहाँ से। t बराबर 0 पे x कितना आना चाहिए? 1। आ रहा है ना इसमें? हाँ, तो बस तो सही मिलेगा आपका लगभग। अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात, पहला स्टेप, a को आपने रखा v dv by dx। हाँ जी अंकित, आपने भी ऐसे ही स्टार्टिंग की है कि कैसे की है a बताओ। इक्वल टू dx by dt, a की जगह x, फिर dt इज इक्वल टू dx by x। अच्छा आपने, हाँ यही है। ठीक है ना, यही है। मैं यहाँ से कर देता हूँ शुरुआत। तो यहाँ से आपका आया a की जगह x बराबर v dv by dx। तो मेरी ये इक्वेशन बनी v dv इज इक्वल टू x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2। ऐसा ऐसे नहीं किया। तो चलो कोई नहीं, मैं एक बार ये मेथड यहाँ से कर देता हूँ, ये क्या आता है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम लिमिट लगाएं तो इनिशियल वैल्यू जब x1 है तो v भी 1 है, और किसी भी x पे ये v है। ये 1 से v, ये 1 से x, तो ये बना v स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और यहां से आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, लेकिन v इक्वल टू माइनस एक्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब v 1 है तो x भी 1 है। तो क्या v इक्वल टू माइनस एक्स हो सकता है? x equal to e की पावर t। यानी कि v बराबर आ गया x। पहला, मैं एक बार सुनता हूं आपकी बात। पहला स्टेप ये देखो, ये पहला स्टेप अगर मैं इस तरह से जाता हूं तो क्या ये समझ आया है? क्या क्या बना है? यस। ये माइनस एक्स क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब v 1 है तो x भी 1 है, तो v बराबर x। उसके बाद v बराबर x आ गया, ना पुट v इक्वल टू dx by dt दैट इज इक्वल टू x। तो 1 by x dx दैट इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेटिंग लिमिट t बराबर 0 पे तो x 1 है, और किसी भी t टाइम पे ये x है। तो आपने इंटीग्रेशन किया e रेज टू पावर 1 बाई एक्स का, सॉरी ln x 1 से x और t 0 से t, ln x माइनस ln 1 t माइनस 0। ln 1 0 होता है कि ओनली log x बचा टू द बेस e बराबर t, और यहां से x आ गया e रेज टू पावर t। एक तरीका तो ये है, वही दो स्टेप जो पिछली बार दिए थे, उसी तरह के दो स्टेप हमने लिए। अच्छा, और आप बताओ आपने कौन सी इक्वेशन कहां से कैसे पुट करके स्टार्ट की? सर गड़बड़ कर दी थी मैंने, ये नहीं देखा मैंने, डायरेक्ट a इक्वल टू v कर दिया था। ना ना ना, अभी आ गया ना समझ, एक एक स्टेप। हाँ यस सर। अगर आपको कोई नोट करना है आप नोट भी कर सकते हैं आराम से। कर लिया सर। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है कई बार, जैसे जरूर थोड़ी कि खाली लीनियर एक्सप्रेशन ही हो, साइन कोस टेन इस तरह से कैसे भी दिया जा सकता है। मान लो ये दे रखा हो v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस साइन t एंड एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन। सपोज आपको ये दिया है, ये मतलब मैं अगला कोई एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूं। फिर से वही काम है, फाइंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक इस कैटेगरी का ये और ट्राई कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हो गया होगा ये, इसमें तो ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं है। x is equal to 2/3 t cube minus cos t। देख लेते हैं। v को लिख दो dx बाई dt और वहां से dx हो जाएगा dt उधर भेजो 2t स्क्वायर dt प्लस साइन t dt। इंटीग्रेट किया दोनों साइड, लिमिट लगाई, t बराबर 0 पे तो x 0 है और t बराबर t पे ये x x है, तो इधर तो इंटीग्रल dx x माइनस 0 x आ जाएगा। ये बनेगा 2t क्यूब बाई 3, लिमिट पुट करोगे तो यही आना है, ठीक है। और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस टी प्लस 1 भी आ जाएगा। लेकिन उसमें लिमिट पे ध्यान रखना है, 0 से t, जब आप पहले t पुट करोगे तो माइनस का कोस टी रहेगा और माइनस माइनस प्लस होके कोस 0 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1। ऐसे सवालों में अक्सर बच्चा ये लिमिट वाली गलती कर जाता है, खाली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके और ये प्लस 1 वाली बात मिस कर जाते हैं। चलो ये मैं अब हाँ जी सर t 0 पे ये सर हो गया, ओके ठीक है। मैंने थोड़ी देर आपको कुछ आइडिया दिया जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन का, बताओ समझ आ रहा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे क्या करना है? यस सर। ठीक है। इसके बाद अगली चीज, वो भी बड़ी आसान सी चीज है और वो तो बच्चे 9th क्लास में भी पढ़ के आते हैं। पार्ट्स में मोशन दे रखा हो, पार्ट्स में एक बार ये बताना अभी पार्टिसिपेंट कितने हैं? पार्ट्स से ही मुझे याद आया कितने पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ? 16 बस। बच्चे 16। इतने कम क्यों है यार, इतने कम क्यों है? क्या काइनेमेटिक्स की क्लास इसलिए कम हो गई क्या? डेली इतने रहते हैं लगभग। डेली इतने रहते हैं ना? कई बार तो मैंने देखा यार आपको एंड तक इतने ही रह जाते हैं, शुरुआत में रहते हैं 20-25, फिर कमी होते हैं। चलो कोई नहीं, पर वो तो है ना जो रोज हैं, वो तो हैं जो डेली रहते हैं एंड तक, वो तो हैं आप लोग, ठीक है। सर काइनेमेटिक्स की डाउट क्लास कब लोगे आप बताओ, आप करो, आप डाउट भेजो, मैं तो आपको तभी क्लास ले लूंगा। ओके सर, तभी भी नोट तो सुनो, काइनेमेटिक्स का आपके पास जो मैटर है, जो भी आपके पास मैटर है, आप पहले काइनेमेटिक्स का आज और कल 2 दिन में आप काइनेमेटिक्स के डाउट भेजते रहिए, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करते रहिए, मैं जैसे भी होगा कुछ डाउट्स इकट्ठे होंगे मैं क्लास लगा दूंगा या इंडिविजुअली वैसे रिप्लाई करके जवाब दे दूंगा। क्लियर है? ठीक है सर। वो डाउट ग्रुप में भेज दिया करो, हम भी देख लेंगे। हाँ वही तो करूंगा मैं यार, वो जो भी ग्रुप आएगा ना, सॉरी जो भी डाउट आएगा मैं हर बार ग्रुप में सेंड करूंगा। आज आपका डाउट आया था बीफिंग का मतलब क्या है, था एक डाउट, तो मैंने वो आपको भी नेट पे देखा था, नेट पे गोमांस आ रहा था इसलिए पूछते। नेट पे क्या दिया था? गोमांस। अरे वो बीफ, ठीक है, वो एक अलग वर्ड है, बीफ उसे भी बोल देते हैं। वो बीफ अब उसका मतलब होता है पावर देना और इम्प्रूवमेंट करना। हाँ तो हम जो पढ़ रहे थे वो तो वो है ना कि इम्प्रूव करना, कैपेसिटेंस को बढ़ाना, डाइलेक्ट्रिक डाल के कैपेसिटेंस को बढ़ा देना, वो था। चलो अभी क्या बता रहा था, हाँ मैं एक बड़ी आसान सी चीज यहाँ पे ये है, ये मृगेश ने भेजा है HCV 28, किसका, कौन से चैप्टर का? काइनेमेटिक्स का। यस सर। अभी बुक लेके आऊं क्या मैं? दूसरी साइड है, चलो मैं लेके आता हूँ बुक, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सवाल कुछ काम यहाँ पे बताते हैं, उसके बाद मैं ले आऊँगा, अभी उठा लाऊंगा बुक। तो देखिए एक बड़े आसान सी चीजें होती हैं जो 9th में भी बच्चे पढ़ लेते हैं। अगर 3 पार्ट्स में मोशन हो, इस दौरान वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है v1 से, इस दौरान वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है v2 से, और इस दौरान वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है v3 से, और तीनों बार टाइम इंटरवल सेम है, जितना टाइम यहाँ है उतना ही टाइम यहाँ है और उतना ही टाइम यहाँ है। इफ डेल्टा t1 is equal to डेल्टा t2 is equal to डेल्टा t3, देन जो एवरेज भी होगा इंडिविजुअल वेलोसिटीज का अर्थमेटिक मीन होगा। अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि एवरेज भी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3।
अगर बराबर बराबर टाइम के लिए वो चला है, बराबर बराबर टाइम के लिए वो चला है, तो जो एवरेज भी होगा दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3/3। दूसरी बात, मान लो यहां से यहां डिस्टेंस है डेल्टा x1, यहां से यहां डिस्टेंस है डेल्टा x2 और ये डिस्टेंस है डेल्टा x3। टाइम सेम नहीं, लेकिन आपको ये दिया हो डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेल्टा x2 इज इक्वल टू डेल्टा x3, देन जो एवरेज भी होता है वो हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। और हार्मोनिक मीन ऐसे निकालते हैं, जैसे 3 है तो 3 अपॉन हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। आप ये बताओ, ये दो कॉन्सेप्ट याद है क्या आपको? याद है। ठीक है, तो एक इस सवाल का जवाब देना कि एक पार्टिकल है, इनमें से कोई चीज लगा के उसने अपना 3/4 डिस्टेंस कवर किया विद सम स्पीड v1 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस कवर किया विद सम स्पीड v2, तो फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको बतानी है कि भाई कितनी होगी एवरेज स्पीड। क्या आप इसको 1/4 के 4 हिस्से कर सकते हैं? हाँ भाई बताओ, 1/4 के 4 हिस्से कर लिए। पहला 1/4 V1 से, अगला 1/4 V1 से, अगला 1/4 V1 से और लास्ट 1/4 V2 से। क्या चारों में डिस्टेंस सेम है कि नहीं? चारों अगर डिस्टेंस सेम है तो जो एवरेज भी होगी इन चारों का हार्मोनिक मीन, मतलब 4 अपॉन एवरेज भी 1/V1 प्लस 1/V1 प्लस 1/V1 एंड प्लस 1/V2, और यहां से जो निकलेगा वो आपका आ जाएगा एवरेज भी। मतलब डायरेक्ट रिजल्ट इस तरह से भी यूज हो जाते हैं। क्लियर ना? ठीक है। अच्छा, कई बार कर लोगे तो ठीक है, कई बार डायमेंशंस में इनको घुसा देते हैं यहां से। जैसे एक सवाल में लिखूं x इज इक्वल टू, मान लो आपको डायमेंशनल फॉर्मूले बताने हो कि भाई कुछ चीजों के क्या क्या डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे। AT³ प्लस BT² प्लस CT प्लस D, और भी सवाल बन जाएंगे इसमें 4-5, लेकिन आपको खाली ये बताना हो, बताओ A के डायमेंशंस क्या होंगे? अरे A के डायमेंशन LT-3। हाँ, मतलब मीटर पर सेकंड क्यूब, B के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, C के मीटर पर सेकंड और D का ओनली मीटर। ठीक है ना? ये चीजें भी आप कर ही लेंगे यहाँ से। अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। ये जो जनरल इक्वेशंस आई, इनसे ग्राफिकल क्या पता लगता है उस चीज पे मैं आता हूँ। ये जो जनरल इक्वेशंस हमारी आ रही, इनसे कौन कौन सी चीजें हमें ग्राफ की पता लगती हैं। जैसे आपको xt ग्राफ दे दिया, वो हमें क्या देगा? vt ग्राफ दे दिया, वो हमें क्या देगा? at ग्राफ दे दिया, वो हमें क्या देगा? या कोई और ग्राफ दे दिया, ax ग्राफ दे दिया, वो हमें क्या देगा? मतलब इस तरह से। तो सबसे पहले मैं इस पे आता हूं। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप और इंटीग्रेशन का होता है एरिया। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप और इंटीग्रेशन का होता है एरिया। तो v बराबर होता है dx/dt। तो dx xt ग्राफ का एक ही फायदा है, xt ग्राफ का एक ही फायदा है कि आपको कुछ भी ग्राफ दिया गया है, आप कहीं भी टेंजेंट डालेंगे, आप कहीं भी टेंजेंट डालेंगे तो उसका जो स्लोप होगी tan थीटा, वो दरअसल क्या देगी आपको? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। vt ग्राफ, मान लो अगेन आपको कोई vt ग्राफ दिया था। vt ग्राफ का क्या फायदा है? इसके दो फायदे हैं। एक तो a होता है dv/dt, यानी कि vt ग्राफ की स्लोप तो आपको क्या दे देगी? एक्सेलरेशन
किसी भी जगह आप टेंजेंट डालेंगे और उसका टेन थीटा देखेंगे तो वो तो डायरेक्ट आपको एक्सेलरेशन देगी। लेकिन एक और भी फायदा है, जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वो हमें कहती है कि x इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी। इंटीग्रल वी डी टी मतलब एरिया, कि वी टी ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो आपको चेंज इन पोजीशन देगा। ये डेल्टा एक्स था, ये चेंज इन पोजीशन मतलब ये 0 से और ये t टाइम तक अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप ये पूरा एरिया निकाल लीजिए। और आपको शायद पता होगा, अगर वो ग्राफ नीचे है तो एरिया नेगेटिव लिया जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट देखने में तो घटता है लेकिन डिस्टेंस देखने में जुड़ता है। किए हुए ये वाले पार्ट? यस सर। है ना, क्योंकि आगे जाके पीछे भी आएगा तो भी डिस्टेंस तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अच्छा, एटी ग्राफ, इससे एक ही चीज मिलती है, ए बराबर होता है डीवी बाई डी टी। तो यहां से बनेगा डीवी इज इक्वल टू ए डी टी, लिमिट 0 टू टी और लिमिट u से v। तो इंटीग्रल dv तो बनेगा v माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और इंटीग्रल ए डी टी आपका होगा एरिया। मतलब अगर आपको ये कैसा भी एरिया दिया गया है, कुछ भी ग्राफ दिया गया है, ये 0 ये t, तो आप इसके नीचे का एरिया निकालेंगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। xt ग्राफ की स्लोप देती है वेलोसिटी, vt ग्राफ की स्लोप देती है एक्सेलरेशन, और एरिया देता है चेंज इन पोजीशन। और एटी ग्राफ का एरिया ओनली वो आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी। अब जैसे कोई और आ जाए, ये ग्राफ आ गया ए एक्स ग्राफ, ये क्या देता हमें, ये कैसे निकाले हम भाई? इसके लिए अपनी इक्वेशंस पे जाओ। ए और एक्स में रिलेशन इस वाली इक्वेशन में था, ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स। यहां से वी डी वी कितना आ गया? ADX। दोनों साइड आपने इंटीग्रेशन किया तो ये u ये v, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और ये आपका आया इंटीग्रल ADX, तो उसका एरिया ही होगा AX ग्राफ का एरिया। तो दरअसल आपको AX ग्राफ का एरिया क्या देगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, दैट इज इक्वल टू एरिया। अब ये कोई याद रखने लायक ऐसे तो बात है नहीं, लेकिन ग्राफ से आपको समझ में आना चाहिए। सपोज ये कोई सर्कल दे रखा हो आपको, सेमी सर्कल, ये कहता है ये 0, ये 10, ये 5 मीटर और ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेमी सर्कल दिया है। साथ ही साथ आपको ये बता रखा है कि एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 शुरू में जो वेलोसिटी थी दैट वाज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी एट एक्स इक्वल टू 10 मीटर कितनी होगी ये आपको बताना है, और केवल ये ग्राफ दे रखा है। तो हमने अभी देखा एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ का एरिया क्या देता आपको? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो क्या इक्वेशन से देखना आ गया? यस। है ना। अब देखो इसका एरिया, सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई इंटू रेडियस इसका 5 है, 5 का स्क्वायर 25/2 बराबर v मुझे निकालना है v स्क्वायर, u आपको दे रखा है 1 अपॉन 2 से 2 गया, v स्क्वायर आ गया 25 पाई प्लस 1, और मेरे पास वेलोसिटी आ गई अंडर रूट ऑफ 25 पाई प्लस 1। अब नहीं तो इसमें बैठे रहे सेमी सर्कल लेके, वही कौन सी इक्वेशन लगाए, सेमी सर्कल का कहां से हम क्या करते फिर, क्योंकि मुझे a एज ए फंक्शन ऑफ x तो दे नहीं रखा है। तो डायरेक्ट ग्राफ से इस तरह से ये चीजें निकल जाती। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, मतलब ये मैंने ये तो जानबूझ के इसलिए लिया है कि अक्सर हम ये 3 ग्राफ याद रखते हैं, तो कोई और ग्राफ आए तो आप अपनी जनरल इक्वेशन से उसका मतलब निकालने की कोशिश करो कि वो क्या देना चाह रहा है आपको। एक बहुत ही सीधा पुराना सा सवाल है ग्राफिकल, उस पर मैं चलता हूं। मैं आपको देके जाता हूं, फिर मैं बुक लेने जा रहा हूं उधर, ताकि उनका सवाल नंबर जो भी था 28 था वो भी एक बार किया जा सके। देखिए ये वीटी ग्राफ आपको दिया है, इस तरह का ग्राफ है। पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और
ये टाइम है t1 और ये टाइम है t2। अच्छा, इंक्रीज और डिक्रीज के रेट आपको दे रखे हैं। t1 t2 मुझे नहीं दिया है, t दिया है कि टोटल टाइम t है। गिवन तीन चीजें हैं, t, अल्फा एंड बीटा। t तो है टोटल टाइम, अल्फा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी बढ़ी है तब, और बीटा है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी कम हुई है तब। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द कार। टू फाइंड, आपको निकालना है कि Vmax कितना होगा। आप ये कीजिए ट्राई, मैं 2 मिनट में बुक लेके आता हूँ। हाँ जी, ये बताओ हो गया? Vmax इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा और इंटू टी। आया क्या ये आंसर? नो सर। देखो ग्राफिकली देखो कितना आसान है, किसी इक्वेशन पे नहीं जाना, ग्राफिकली देखते हैं। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ v मतलब एक्सेलरेशन और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ v मतलब रिटार्डेशन। तो अल्फा तो इस लाइन की स्लोप है, vt की स्लोप। अच्छा Vmax ये है, ये आपका Vmax है, तो इस लाइन की स्लोप होगी tan थीटा, और tan थीटा Vmax अपॉन t1 लिख सकता हूं मैं, बताओ। तो यानी कि मेरी पहली इक्वेशन बनी अल्फा इज इक्वल टू Vmax अपॉन t1। एक बार बताइए ये वाला समझ आया कि नहीं? सिमिलरली इसका रेट ऑफ रिटार्डेशन, रेट ऑफ डिक्रीज बोला है, वैसे तो इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन डिक्रीज है तो अंदर वाला एंगल लेना होगा। तो जो बीटा होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगी रेट ऑफ डिक्रीज, और अंदर वाला एंगल का tan कितना बनेगा Vmax अपॉन t2। tan बीटा मत लगा देना, बीटा एंगल नहीं है, बीटा रेट है। बताओ ये दो इक्वेशन आ गई है क्या समझ? अरे डाउट है क्या इनमें, इन दो इक्वेशंस में? नो सर। ठीक है, अब यहां से t1 ले आओ अल्फा अपॉन Vmax, यहां से t2 ले आओ बीटा अपॉन Vmax,
और टोटल टाइम कितना दे रखा है, ना 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 मैंने उल्टा लिख दिया शायद, T1 आएगा Vmax अपॉन अल्फा, Vmax अपॉन अल्फा। हाँ चलो T1 आ जाएगा Vmax अपॉन अल्फा, T2 आ जाएगा Vmax अपॉन बीटा, और टोटल टाइम कितना है T, तो Vmax अपॉन अल्फा प्लस Vmax अपॉन बीटा, तो Vmax कॉमन आया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू T, और आपका यहां से आ जाएगा ना आंसर Vmax का। ठीक है, यस सर। तो मतलब केवल ग्राफिकली आप ये ला सकते हो। अच्छा आप सुनो, इसके बाद आता है कि स्पेशल इक्वेशंस, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो एक बार मुझे बताओ उसकी 4-5 इक्वेशंस क्या हैं, फिर मैं इनके सवाल पे चलता हूं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, तो 1D इक्वेशन क्या क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए? देखिए पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस AT, दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फोर्थ इक्वेशन snth u प्लस 1/2 2n minus 1, फिफ्थ इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2, सिक्स्थ एंड लास्ट इक्वेशन s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू t। कई बार क्या होता है सवाल में एक्सेलरेशन नहीं दे रखी है लेकिन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं दे रखी है, u दे रखा, v दे रखा और t दे रखा और आपको s निकालना है। तो बच्चा पहले तो यहाँ से a निकाल के लाता है u v और t से, फिर इसमें पुट करता है, ऐसा आएगा, उसकी बजाय डायरेक्ट ये इक्वेशन है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये आपकी 6 इक्वेशंस हैं। अब मैं आज का आखिरी काम लेता हूँ। भाई कौन सा सवाल था, एक बार क्वेश्चन नंबर दोबारा बोलो जिसने पूछा था। 28 HCV बुक का क्वेश्चन नंबर 28। An NCC parade is going on at a uniform speed of 6 km per hour through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.8 मीटर। ये एक पेड़ है, यहाँ पे 12.1 मीटर हाइट पे एक पक्षी बैठा हुआ है और एक परेड जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर से। Which cadet give the distance from the tree at the instant will receive the berry on the uniform? भाई एक कैडेट यहाँ है, एक कैडेट यहाँ है, एक कैडेट यहाँ है, इस तरह से कई कैडेट्स हैं। यहाँ से इसने कुछ गिराया, बेरी गिराया जो भी है, जिस वक्त इसने बेरी गिराया उस वक्त इस पे तो गिरना नहीं है, क्या इसी आदमी को आके लगेगा क्या जो बिल्कुल इसके नीचे है? नो सर। ये तो आगे निकल जाएगा। जब वो ये बेरी वाली चीज नीचे आएगी तब किस कैडेट पे वो जाके चिपकेगा? वो कैडेट इस वक्त कितनी दूर है, वो कैडेट इस वक्त कितनी दूर है जब बेरी फॉल करना स्टार्ट करता था? समझ आया? निकालेंगे कितनी देर में गिरेगा। पहले तो उसका टाइम निकाल लो। 12.1 इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर निकालोगे इससे, इनिशियल स्पीड 0 है। यस सर। और इतने टाइम में वो कैडेट सारे आ रहे थे v वेलोसिटी के साथ, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो मीटर पर सेकंड में, और ये जो s बराबर होगा v इंटू टी हो जाएगा, यहाँ से s निकल जाएगा। हाँ जी मृगेश बताओ, ठीक है सर, आ गया समझ? यस सर। आप ये बुक, इस बुक में HCV में वो जनरल इक्वेशंस वाले क्वेश्चन नहीं है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इसमें इस कैटेगरी के ज्यादा क्वेश्चन है और फिर वो प्रोजेक्टाइल पे चला जाता है। फिर भी अच्छे हैं, थोड़े से सवाल हैं, तो आप ये करना। क्या टाइम हो गया? मेरे पास अभी कुछ है नहीं सिस्टम, इसमें तो 1 घंटा दिखा रहा है। क्या टाइम हो गया? 3-12 हो गए। 3-12 हो गए, ठीक है। अब सुनो, आप अगर मैं कभी क्लास लगाना चाहूँ, आज आपकी तो शायद मैथ्स की भी है, उसमें मैसेज आ रखा था शाम को, तो 8-7 हाँ, तो वैसे आप अपने डाउट्स वैसे भेज दीजिए, मैं उसको कॉमन करूँगा ग्रुप पे, और जब भी टाइम मिलेगा जैसे भी आज सोल्व करके, चाहे छोटा वीडियो बना के सोल्व करके, मैं आपको ज़रूर उनके रिप्लाई दूंगा कैसे भी होंगे, ठीक है। और हम अभी क्लास देखते हैं कब तक कैसे क्या हो पाता है, लेकिन पहले अपना काइनेमेटिक्स अच्छे से पूरा कीजिए, ठीक है भाई? एक ऐसी क्वेश्चन है वो बताना। क्या? एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। Water drops fall at regular intervals from a tap 5 meter above the ground. हाँ The third drop is leaving the tap the instant the first drop touches the ground. ठीक है। How far above the ground is the second drop at the instant? देखिए, इनका ये कहना है कि एक टैप है कुछ हाइट पे,
वहां से ड्रॉप्स गिरना स्टार्ट करती हैं, और तीसरी ड्रॉप इसको तब छोड़ती है जब जो पहली ड्रॉप है वो ग्राउंड को टच कर चुकी है। जब पहली ड्रॉप ग्राउंड को टच कर चुकी है, दूसरी ड्रॉप कहीं कहीं होगी बीच में, दूसरी ड्रॉप कहीं भी होगी बीच में, यहाँ कहीं मिलेगी वो, और ये फर्स्ट वन है, ये सेकेंड वन है, और ये आपकी थर्ड वन है। जिस वक्त थर्ड पहली ड्रॉप पहुंची है उस वक्त तीसरी ड्रॉप स्टार्ट हुई। तो मान लो वो रेगुलर इंटरवल टी नोट है, हर टी नोट टाइम के बाद ये ड्रॉप गिरनी स्टार्ट होती है। तो ये t बराबर 0 पे गिरी, ये t बराबर टी नोट पे गिरी, ये t बराबर 2 टी नोट पे गिरी। तो इसको नीचे आते आते 2 टी नोट टाइम हो चुका है, बताओ। यस। अगर वो t बराबर 2 टी नोट पे स्टार्ट हुई है और इसको नीचे आते आते कितना टाइम हुआ है? टी नोट, ठीक है। और वो अभी स्टार्ट हुई है। एक्सेलरेशन हर एक का कितना है? जी डाउनवर्ड। अच्छा, कुछ भी और जो मैं शायद ना सुन पाएगा, कोई भी और इन्फॉर्मेशन है क्या? टैप कितनी हाइट पे है? सर 5 मीटर वो है टैप। 5 मीटर हाइट है। तो टैप की हाइट 5 मीटर है। तो सबसे पहले तो टी नोट निकाल लो इससे। ये ड्रॉप मतलब इनिशियल स्पीड 0, तो आप यहाँ लगाओ S5 इज इक्वल टू U0 UT हाफ इंटू G10 मान लो, इंटू इसको आते आते टाइम हो गया 2 टी नोट, तो 2 टी नोट का स्क्वायर, तो 2 टी नोट इज इक्वल टू 1 आ गया 2 टी नोट इज इक्वल टू 1। यस सर। तो टी नोट कितना आ गया? 1/2 सेकेंड। हर बार ड्रॉप कितनी देर बाद फॉल कर रही, तो इसको चलते चलते हाफ सेकेंड हुआ है। तो निकाल दो इसके लिए S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर करके कि ये कहाँ है। ओके सर। चलिए ठीक है, आप कीजिए, पहले काइनेमेटिक्स पे ध्यान दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।